नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। आज हमारा न्यूज़लेटर का दिन होता है, शुक्रवार, फ्राइडे, 6 मार्च 2026। तो आज के दो मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला मुद्दा है कि आप भी शायद मीडिया रिपोर्ट देख रहे होंगे। कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, कैंसर केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। और ऐसे भी कुछ जो प्रैक्टिस करते हैं, हमारे यूएचओ के भी कुछ मेंबर्स है, जो लोग का प्रैक्टिस है, वो भी अपने पेशेंट्स में काफ़ी कैंसर देख रहे हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे, क्या वजह हो सकता है, क्या हम पूरा छानबीन कर रहे हैं कि नहीं। और दूसरा मुद्दा है एचपीवी वैक्सीन को लेके। अभी रोल आउट हो गया है, नेशनल लेवल में कई स्टेट ने चालू कर दिया है। तो यूएचओ तो हमेशा समर्थन करता है कि जो भी कदम लिए जाए उससे, अगर कदम सही हो, कदम का अच्छा एविडेंस है, जिसको एविडेंस बेस्ड कहते हैं, मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड पब्लिक हेल्थ, तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता है कि अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च करे और अपने रिकमेंडेशन दे। और फिर बाकी रिकमेंडेशन पे उसको कोई, किसी के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं रहता है, क्योंकि कोई ऐसा हम एक एडवाइजरी, वॉलेंट्री एडवाइजरी रोल करते हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास। बट हम ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करते हैं और अवेयरनेस अवेयरनेस अमंग पीपल। पॉलिसी मेकर्स को भी हम अपनी तरफ से रिसर्च करके भेजते हैं। हम एचपीवी वैक्सीन पे भी कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखे थे कि ये हमारे कंसर्न्स है। और इसके बाद ठीक है, रोल आउट हो गया। और भी हमारे से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, तो अपने को मंजूर है। जैसे एम्पायर का डिसीजन फाइनल होता है, जो भी एम्पायर है, बाद में होता रहता है थर्ड एम्पायर, एक्शन रिप्ले वगैरह बाद में होगा कि क्या सही क्या गलत। साइंस से कितना अनसर्टेनिटी तो रहता ही है। तो ठीक है, अभी अभी का जो सिचुएशन है, अभी हम फिर एक कदम के बाद हम दूसरा कदम सोचते हैं कि ठीक है, अभी मास रोल आउट हो गया है एचपीवी वैक्सीन तेलंगाना स्टेट। और फिर पूरे तेलंगाना स्टेट के ऊपर हमने थोड़ा ज़्यादा ये किया, क्योंकि 2009-10 को वहाँ पे कुछ हादसे हो गए थे एचपीवी वैक्सीन ट्रायल में। कई बार हम बता चुके हैं, आपको भी मालूम होगा। 26,000 लड़कियों को दिया था, उसमें से 7। इसलिए हमने तेलंगाना स्टेट को अलग से एक लेटर लिखा है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि। और वो लेटर हमको एडवाइस किए हैं हमारे पॉलिसी एक्सपर्ट है, इम्पैक्ट पॉलिसी, इम्पैक्ट और हेल्थ पॉलिसी और अदर पॉलिसी के ये है कंसल्टेंट, दोनती नरसिम्हा रेड्डी, डॉक्टर दोनती नरसिम्हा रेड्डी। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा है अलग से, और हमको भी एडवाइस किया है। हमने उनके एडवाइस से एक ड्राफ्ट करके हमने लेटर एक तेलंगाना स्टेट को भी दिया है, और उसमें जो मेजर्स दिए हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। एचपीवी वैक्सीन ठीक है, अच्छा किया, रोल आउट कर दिया है। अब उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसके बारे में हम क्योंकि हमको देखना है, सेफ्टी भी देखना है कि पहले कंसेंट लिया है, उसके नैतिक नैतिक इश्यूज क्या आ रहे हैं, एथिकल इश्यूज क्या आ रहे हैं। फिर आपका कुछ ये लिया है कि नहीं लिया है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जिसको समझाया कि नहीं, साइड ये सब। तो पहले मुद्दे में हम थोड़ा बात करते हैं, बाद में हम थोड़े स्क्रीनशॉट्स भी बताएंगे, जो हमारे जो सोर्सेज रहते हैं, जो एक एकदम ऑथेंटिक रहते हैं। रिसर्च पेपर्स नंबर वन हम इम्पोर्टेंस देते हैं, और अच्छे जर्नल्स में पहले हम प्रायोरिटी देते हैं जो भी रिसर्च है उसको आप तक लाने का। और वो, तो हम पहले कैंसर के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि कई डॉक्टर्स, हमारे जो यूएचए में भी जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने भी बोला कि यंग एज में काफ़ी कैंसर हो रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं देखा, सडनली यंग एज में हो रहे हैं। और हम जो भी हम सबूत देखते हैं, जो हम एपिडेमोलॉजी में या पॉपुलेशन हेल्थ में देखते हैं, हम केस केस में एनेक्डोटल या उससे हम उसको कम वेट देते हैं। इसके अलावा अ, एक इंडिविजुअल केस में अगर देखा जाए, ये तो हमारे यहीं के इंडिया के प्रैक्टिशनर्स है,
उनको हमको हमको उससे ऐसे बातचीत में हमको पता चला कि कैंसर ज़्यादा हो रहा है। और हमने भी कुछ, आपने भी देखे हो शायद, हमने भी देखे हो, हमारे रिश्तेदार, पर उसके ऊपर हम कुछ ये नहीं कर सकते, कुछ जजमेंट नहीं ले सकते या कुछ हम निर्णय नहीं कर सकते। वो एक खाली सिग्नल है। उसके अलावा अभी क्या होता है, थोड़ा हमारा को सिग्नल थोड़ा और लाल हो जाता है जब हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड के एक ऑन्कोलॉजिस्ट है वर्ल्ड के, एंगस डगलिस, ये इंग्लैंड के हैं, यूके के हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। वो काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं, काफ़ी दिनों से स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो बहुत ही सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट है, वर्ल्ड के रिनोन्ड कैंसर स्पेशलिस्ट है। वो अपने प्रैक्टिस में भी ये नोट कर रहे हैं कि जिन लोगों का कैंसर बिल्कुल कम हो गया था, उनका कैंसर फिर से ये आ रहा है, यंग पेशेंट्स में वो कैंसर देख रहे हैं। और बोला उनके करीब, उनका उम्र 75 करीब होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। वो अपने प्रैक्टिस में, इतने लॉन्ग प्रैक्टिस में, वो कहते हैं ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं है। तो एक अनयूजल कुछ हो रहा है। और उन्होंने ये भी चिंता प्रकट किया है कि कहीं ऐसा तो कोई कबूल शायद नहीं करे, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज या गवर्नमेंट्स कबूल करने गए, या साइंटिस्ट वो इसके ऊपर ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं और कबूल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये इंटरवेंशन लागू किया था, उन्होंने ही टीका लागू किया था, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा जिम्मेदारी ये करने के लिए। तो उनके लिए मुश्किल होगा, तो इसीलिए वो ये हमको थोड़ा एक सिग्नल रेड हो जाता है, क्योंकि जब इतने एक्सपीरियंस्ड कोई ऑन्कोलॉजिस्ट बोले तो हम उनका भी स्क्रीनशॉट बताएंगे। कई उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं और काफ़ी सीनियर हैं। तो ये तो केस रिपोर्ट्स इंडिविजुअल क्लिनिशियन से है। एक तो हमारे जो डेली क्लिनिशियंस हैं, हमारे जो पहचान के हैं, उसके अलावा जो ये वर्ल्ड फेमस है, इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रहे हैं, पॉपुलेशन लेवल में, हमारे इंडियन न्यूज़पेपर्स में भी आ रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आए हैं कि बहुत ज़्यादा रैपिड रेट ऑफ कैंसर हो रहा है, बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है 20-30 साल में। और अभी क्या है, वर्ल्ड लेवल में भी ये नोट किया गया है, अभी टाइम मैगजीन के कवर में आ गया है ये वाला मुद्दा। टाइम मैगजीन ने कवर में दिया है कि राइजिंग कैंसर इन यंग पीपल। तो ये सिग्नल और ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक कोई क्या हो रहा है, और पिछले 4-5 साल में ही हो रहा है, 3-4 साल में ही हो रहा है। कई वजह हो सकता है, या तो महामारी में ठीक से चेकअप नहीं हुआ, जांच नहीं हुआ वगैरह, पर इसका शोध करना चाहिए। फिर क्या है, फिर अभी रिसर्च स्टडीज में हम आते हैं। उससे क्या होता है, रिसर्च स्टडीज से क्या होता है कि हमारा ये बढ़ जाता है, एविडेंस बढ़ जाता है। साउथ कोरिया से कुछ महीने पहले पेपर आया था, हमने पहले भी जिक्र किया था। बहुत बड़ा डेटा सेट, पॉपुलेशन डेटा सेट, 8 मिलियन के ऊपर लोगों का, 8 मिलियन, कोरिया, साउथ कोरिया, 8 मिलियन लोगों का, उससे भी ज़्यादा, 8 मिलियन 300 कुछ का, उससे भी 300 कुछ लोगों का। उन्होंने 8 मिलियन के ऊपर, कुछ लोग वैक्सीनेटेड थे, कुछ 6 मिलियन या 5 मिलियन, और 2-3 मिलियन अनवैक्सीनेटेड थे। उनको एक साल फॉलो अप किया, क्योंकि रिकॉर्ड में सब कैप्चर हो जाता। अब उन्होंने ये कंसर्निंग ये पाया कि जो लोग ने वैक्सीन लिया था कोविड का, उनको 1.5 गुना से 1.5 गुना ज़्यादा कैंसर के एक साल बाद, आफ्टर द वैक्सीन से, कंपेयर टू जो जिन्होंने टीका नहीं लिया था। तो ये एक स्ट्रांग सिग्नल बन जाता है कि इतना लार्ज डेटा सेट में थोड़ा सा फर्क है दोनों ग्रुप में। और उन्होंने देखा कि किसी भी टाइप का mRNA वैक्सीन, और जो भी ये एडिनो वेक्टर वैक्सीन, जो कि हमारा कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका, दोनों में, और मिक्स्ड वैक्सीन, हेट्रोजन कॉकटेल, कई बार आपने एक डोज इस वैक्सीन का लिया, दूसरा डोज, उनमें भी, ऐसे लोगों में भी कैंसर का रेट 1.5 गुना ज़्यादा था जिन्होंने कोई टीका नहीं लिया। तो ये एक फिक्र वाली बात है। अब इसका क्या है कि जैसे एंगस डगलस ने बोला था, ये कोई बोलते नहीं नहीं, ये स्टडी ऐसे कुछ नहीं है, इसमें बहुत रिकॉर्ड स्टडी है, इसमें कमियां हैं, ठीक है, पर दूसरे कंट्रीज को भी करने चाहिए। एपिडेमोलॉजी में क्या होता है, एक स्टडी पे हम नहीं जाते, दूसरे कंट्री से भी आएंगे, तीसरे कंट्री से आएंगे, चौथे कंट्री से आएंगे, तो अब एक ही तरफ जाएंगे, तब हमारा शक बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तब हमारा कंफर्मेशन। तो ऐसे कई दूसरे कोई कंट्रीज नहीं कर रहे हैं। यूएचओ का यही रिकमेंडेशन कि दूसरे कंट्रीज को भी ऐसे स्टडी, और हमारा इंडिया तो बहुत बड़ा डेटा सेट होना चाहिए। साउथ कोरिया कितना, 6 करोड़ होगा, 10 करोड़ का पॉपुलेशन, हमारा तो 1 करोड़, 100 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन है, 140 करोड़ है, 100 करोड़ के ऊपर को वैक्सीन लगाता, वो 6 करोड़ पॉपुलेशन में कर सकते हैं इतना। तो हमारा, अगर ऐसा एनालाइज करें, क्योंकि रिकॉर्ड से सब मिल जाएगा,
बैक ट्रेस करो कौन ने वैक्सीन लिया कौन ने नहीं लिया। कैंसर साउथ कोरिया ने किया है, वो स्टडी पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश किया है। तो दूसरे कंट्री को किसने रोका है ऐसा स्टडी करने के लिए? ये समझ में नहीं आता। और फिर हमको फिर वो डगलस एंगस डगलस का बात सच लगता है कि वो कहते हैं कि कोई नहीं कबूल करेगा। और ये इतिहास में हो चुका है। जब टोबैको से कुछ साइंटिस्ट ने चालू किया था कि टोबैको से कैंसर हुआ था, बहुत सालों तक दबा दिया था टोबैको इंडस्ट्री ने। उसको डाइवर्ट कर दिया, एविडेंस को कमजोर बनाने की कोशिश किया। कुछ साइंटिस्ट को साइंटिस्ट आ जाते हैं ग्रांट वांट देके दूसरे तरफ डायरेक्शन में ले जाओ कि दूसरा वजह है ये है। ऐसे हुआ था जब आपका शुगर इंडस्ट्री ने काफी इन्फ्लुएंस किया था। और अभी हम पता चलता शुगर हार्मफुल है। उस टाइम वो अटेंशन फैट के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया, हालांकि फैट भी ज्यादा होगा पर शुगर वाज मोर डेंजरस। पर शुगर इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग लॉबी था, तो ये आप इतिहास में है। और अभी ये वैक्सीन इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, आपको मालूम है। सबसे $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गया है। तो एंगस डगलस वही कह रहे हैं कि कोई, तो हमारा यही है कि इसमें रिसर्च होना चाहिए। और इसके बाद एक और स्टडी आया हुआ है, क्यूरियस जर्नल है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिश होता है। देखिए कई इसमें जाते हैं ये, हम जब एपिडेमोलॉजी या पॉपुलेशन हेल्थ में हम जब जांच चालू करते हैं डिटेक्टिव जैसे करते हैं, कुछ हमको ये मिलते हैं, क्यूज मिलते हैं हमको। उसमें हम फिर शक करते हैं और सब चीज को शक करते हैं। अभी जो कैंसर का जो रेज हो रहे हैं ना, कैंसर अभी सब एक्सपर्ट्स ने हर जगह आप देखेंगे इंडियन पेपर्स में कई एक्सपर्ट्स बहुत कॉजेज बताएंगे। स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस बताएंगे, स्लीप कम हो रहा है, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक हो रहा है, केमिकल्स हो रहा है, अल्ट्रा प्रोसेस, सब मानते हैं वो सब कॉजेज हैं। पर इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। इसके तरफ मतलब अभी आप कोई जब डिटेक्टिव जांच करता है किसी कत्ल का, सबको सस्पेक्ट रखता है, अपना वो नजदीकी रिश्ते वाले को भी वो सस्पेक्ट रखता है, तब जाके मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होता है। तो ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए अगर एक को आप बता दो तो ये पीके के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो उसमें फिर आप कई सालों तक, ये कई सालों बाद जाके पता चलेगा और इस बीच में कई लोगों की जानें चली जाएगी। तो ये हमको, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको दावे के साथ, पर जब तक परफेक्ट रिसर्च नहीं होगा किसी को नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। और सिग्नल्स बड़े स्ट्रांग आ रहे हैं, साउथ कोरिया का स्टडी बता रहा है। और इसके अलावा जैसे फिर डिटेक्टिव क्या करता है, फिर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भेजता है, वो फाइनल बेसिक साइंटिफिक लेवल मॉलिक्यूलर लेवल में देखता है। ऐसा भी एक स्टडी आ गया है, एक क्यूरियस जर्नल है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी निकलता है। उन्होंने कुछ मॉलिक्यूलर ये पता किया है कि क्या हो सकता है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है, जो दोनों इसमें स्पाइक प्रोटीन बनाता था एमआरएनए वैक्सीन और ये एडेनो वेक्टर वैक्सीन, कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका, तो ये स्पाइक प्रोटीन कैसे रिएक्ट करता है मॉलिक्यूलर लेवल में, सेलुलर लेवल में, इन्होंने पूरा एक डायग्राम हम प्रोजेक्ट करेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है, आम आदमी के लिए भी डिफिकल्ट है, पर इसमें भी देर इज अ बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी। वो लेवल होते हैं कि सबको जितने कनेक्ट द डॉट्स करना पड़ता है, पर अगर एक डॉट को आप बिल्कुल अलग रहोगे तो हम कई बार मिस कर जाएंगे। और ये एक और चीज है कि ठीक है, अभी कहेंगे लोग अरे अभी तो हो गया अभी हो, पर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो कोविड के दौरान किया था, एमआरएनए टेक्नोलॉजी, फिर एडेनो वायरस वेक्टर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी अभी दूसरे वैक्सीन में भी इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि बहुत इसमें फास्ट ये हो जाता है और काफ़ी प्रॉफिट होता है और टर्नओवर काफ़ी फास्ट होता है। तो इसीलिए हमको बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर अभी शोध हो जाए, रिसर्च हो जाए, तब आगे बढ़े, क्योंकि बहुत फास्ट जा रहे हैं, इतना हाई प्रेशर है। तो ये एक कैंसर के ऊपर था हमारा टिप्पणी। और दूसरा जैसे हम बताएं एचपीवी का है, एचपीवी ठीक है आपने अभी लॉन्च कर दिया तो हमको कोई ये नहीं है, पर हम अभी दूसरा कदम देखेंगे कि जैसे अभी उसमें पहले जब हमारे 2009-10 को कई लड़कियां का डेथ हो गया था क्योंकि फटाफट लॉन्च कर दिया, उसको मॉनिटर नहीं किया, फिर उसको ट्रायल रोकना पड़ा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करना पड़ा, फिर वो रोका, फिर वो
उनको दोषी पाया गया। तो अभी ठीक है, अभी तो और बड़े पैमाने में लॉन्च कर दिया, 1 करोड़ के ऊपर डोज दे दिया, या देना है, प्लान है, रोल आउट करना है, मास रोल। तो इसके लिए आपको हमने यूएचओ की तरफ से हमने तेलंगाना गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, आया भी है वो उनके मीडिया में भी आया है, कि ये आप ये प्रिकॉशंस लेने हैं, ये एथिकल कंसर्न्स है, ये नैतिकता है। उसमें हमारा इन्फॉर्म्ड कंसेंट आता है, पेरेंट्स का कंसेंट लेना है, और इन्फॉर्म्ड मतलब सही में इन्फॉर्म्ड, ऐसा नहीं कि हाँ आपको देना है कि नहीं, वो पेरेंट भी साइन कर देता है, ऐसा नहीं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट में आपको वो पूरा बताना है कि क्या क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर साइड इफेक्ट्स सब बताना है। अब इससे हिचकिचाते हैं लोग बताने के लिए, बोलते हैं नहीं उसमें वैक्सीन रेजिस्टेंस है, पर वो नैतिक नहीं है, वो अनएथिकल है। सब कुछ आपको बताना है, क्योंकि आप 9 से 14 साल हेल्दी लड़की को दे रहे हो, यंग लड़की को, एक भी साइड इफेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात है, आपके पास पूरा जो वर्कर्स है, जो वैक्सीनेटर्स है, उनको पूरा ट्रेनिंग होना है, उनको मालूम होना चाहिए कि कैसा एडवर्स इवेंट्स क्या होता है, उनको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या उनको बताना है, इंफॉर्मेशन कैसे देना है, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग के लिए। आजकल तो डिजिटल है, वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि कैसे करें। उसके बाद आपके पास पूरा आपका ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि आपका कितना बजट है। बजट हम बता दें, 1 साल का 1300 करोड़ है एचपीवी वैक्सीन रोल आउट में, हर साल 1300 करोड़। 1300 करोड़ एक गरीब कंट्री के लिए बहुत ये होता है। और कब जाके 40 साल बाद क्या होगा हमको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। पर ये दावे के साथ कह रहे हैं कि ठीक है मान गए, पर इसका बजट ये पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। और ये पैसा डाइवर्ट होगा ना, वाटर सप्लाई से डाइवर्ट होगा, हाइजीन सैनिटेशन होगा, आपके कंडीशन रास्ते के हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट में 500 लोग रोज मर जाते हैं, बुरे रोड्स है ये। तो हमको एज अ पब्लिक हेल्थ हम सब प्रायोरिटीज बनाते हैं। तो ये भी पब्लिक डोमेन में रखना है कि कॉस्ट कौन फंड का। फ्री में नहीं है, फ्री में मिल रहा है लोगों को, फ्री में मिल रहा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो कहीं से डाइवर्ट होता है। ये नहीं समझ, हवा से नहीं आता है फ्री में। तो इसके ऊपर मैंने, इट शुड बी इन दी पब्लिक। फिर आपका कोल्ड चेन कैसा है, क्योंकि वैक्सीन का क्वालिटी 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में है। कितने फैसिलिटीज हैं आपके पास, कितने, अगर 1 करोड़ को देना है, कितने एडवर्स इवेंट, फिर उन बच्चों को फॉलो अप कितने साल करोगे आप, क्योंकि अभी आप ऐसा नहीं फॉलो अप, अभी हम तो कुछ ठीक है ये, ऐसा नहीं होता। 6 महीने, 6 साल, 7 साल, 8 साल, क्योंकि कुछ कुछ जो दुष्प्रभाव दिए हैं वो 8 8 10 साल बाद भी जाके हो सकता है। ओवेरियन फेलियर रिपोर्टेड है, हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें पब्लिश्ड है स्टडी। तो वो आपको उसके लिए क्या करोगे। फिर आपका एक बाकायदा, जैसे कोविड में तो नहीं किया, जैसे डाल दिया, दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं, छोटे छोटे कंट्री, साउथ साउथ कोरिया वैक्सीनेटेड एंड वैक्सीनेट फॉलो कर रहे हैं। तो अभी कम से कम जो कमियां थी एचपीवी में, वैक्सीनेटेड का डेटा, डिजिटल अनवैक्सीनेट का, दोनों का कंपैरेटिव कंटिन्यूअस स्टडी होना चाहिए। दोनों में कहीं ज्यादा किसी दुष्प्रभाव तभी पता चलेगा। और इंडिपेंडेंट ग्रुप करना चाहिए, ये ऑडिटिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें हम एक और बीएमजे का एक पब्लिश पेपर बताएंगे इसी के ऊपर, एचपीवी वैक्सीन के ऊपर। यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन, ईएमए, उन्होंने बहुत इसमें कमियां की थी, बहुत एक प्रकार से जिम्मेदारी नहीं निभाया था। एचपीवी वैक्सीन रोल आउट हुआ था यूरोप में, और कई साइड इफेक्ट्स हो गए थे, न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स, ये साइड इफेक्ट, उसका ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। उसके जो लोग इन्वेस्टिगेट किए उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, इंडिपेंडेंट बॉडी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। ये मैं स्क्रीन में प्रोजेक्ट करूंगा, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो लीडिंग जर्नल है, उसमें आर्टिकल आया है। तो हमको पता ही नहीं, यहाँ पे अभी सभी एक्सपर्ट बोलते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेफ सेफ सेफ। कैसे सेव किया भाई, ये सीरियस साइड इफेक्ट को नज़रअंदाज करके सेफ सेफ सेव किया है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का मैं एब्स्ट्रैक्ट बताऊंगा उस आर्टिकल का, जहाँ पे सीरियस न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स, चक्कर आ जाता है, पॉट्स आ जाता है, पैरालिसिस, वो सब उन्होंने
किसके ऊपर डिपेंड किया? जो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है, एडवर्स इवेंट्स इन्वेस्टिगेटिव, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन, सोचिए इतना एडवांस यूरोप के कितने कंट्रीज आते हैं, उनके यूरोपियन, उन्होंने जो जांच किया, बाद में पता चला कि वो मैन्युफैक्चरर का रिपोर्ट से वो जांच खत्म कर दिया। या जो एक्सपर्ट्स लिए, उनके काफी हितों का मतभेद था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वो फार्मा के पेमेंट में थे, उनको फार्मा से कनेक्शन था, तो वो काफी उसके आया है। तो अभी जब डेवलप्ड कंट्रीज में इतना कुछ हो सकता है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का जो हमने लेख पढ़ा, उसके बाद हमने बताया कि हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको पहले से ये सिस्टम होना चाहिए, जो कि इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स इवेंट्स, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ वैक्सीन, कोल्ड चेन कैसे किया, फिर वैक्सीन का कॉम्पोजिशन क्या है वो भी पब्लिक डोमेन में लिखना है, उसमें क्या थायोमर्सल है, क्या मरकरी है, एल्यूमिनियम है, वो पूरा कॉम्पोजिशन बताना है। किसी को एलर्जी होता है, किसी को कुछ होता है, और मालूम होना चाहिए, वो सब पब्लिक डोमेन में होना चाहिए कॉम्पोजिशन है। तभी जाके एथिकल कंसर्न बहुत है ये। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी पहले कोई ट्रेन को आपने फ्लैग कर दिया, सुपर फास्ट ट्रेन, चलो बड़ा ड्रामा किया और ट्रेन छूट गया, उसके बाद आगे जाके जो पटरी है, पटरी पुराने हैं, कमजोर है, डिरेलमेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। इतना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए खाली वैक्सीन और वो मिल गया आपको, 1300 करोड़ आपने गवा दिया, पर बाकी के लिए भी पैसे लगते हैं। हमारे यहाँ ये सोचना है कि हमारे यहाँ जिला अस्पताल, कम्युनिटी अस्पताल, प्राइवेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्टाफ नहीं है, ट्रेन नहीं है, जैसे तैसे स्टाफ है। एडवर्स इवेंट्स मॉनिटर के लिए है क्या? जैसे ट्रेन छूटते हैं, रास्ते में सिग्नल मैन होना चाहिए, रास्ते में लाइट्स होने चाहिए, ये होने चाहिए ट्रेन, कई कंट्रोलर्स होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो सब खर्चा, जितना वैक्सीन का खर्चा उतना। और अगर अच्छे से अगर प्लान करे, तो इससे क्या होगा, हमारा हो सकता है कि हमारा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी इम्प्रूव हो जाए। आपको इतना ही शौक है वैक्सीन ये करने का, तो पहले इनको रखिए, हेल्थ ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स राइट अप टू द सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। शहरों के चमक धमक में तो बड़ा ये हो जाता है, उधर रखिएगा। वैक्सीन के चक्कर में क्या होगा, एक अच्छा कोलैटरल बेनिफिट होगा कि लोगों को एटलीस्ट हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगे रोजमर्रा की बीमारियों के लिए। पर आप, हमारे कंट्री में 30%, 40% कमियां हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में, मैन पावर में, ऑक्सिलरी मेडिकल स्टाफ में, डॉक्टर्स में। तो वो कैसे करेगा ये साइड इफेक्ट्स वगैरह? अगर वो पहले पोजीशन रखे आप, तब ट्रेन को हरी झंडी दे। तो ये कुछ हम ये आज के हम कुछ ये मुद्दे हैं, और हम थोड़ा इसी के ऊपर थोड़ा हम स्लाइड शेयर करके आपको बता रहे थे। ये जो कैंसर स्पेशलिस्ट है वर्ल्ड के लीडिंग, प्रोफेसर एंगस डलग्लिस, ये प्रोफेसर एमेरिटस है, अभी काफ़ी एज है इनका, काफ़ी 50 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है। सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी लंदन, ये अपने अभी प्रैक्टिस में बहुत सारे बोलते हैं कि कैंसर पेशेंट्स देख रहे हैं, यंग में देख रहे हैं, सडन, जिसको टर्बो कैंसर कहते हैं, सडनली काफ़ी रैपिडली प्रोग्रेसिव है। और ऐसे भी पेशेंट्स इनके पास आ रहे हैं जो कि रेमिशन में थे, जो एक प्रकार से लग रहा था कि ठीक हो गया है कई सालों तक, और सडनली जब बूस्टर लगा या टीका लगा, बहुत सारे केसेस देख रहे हैं। और ये कहते हैं कि मॉन्स्टर, एक मॉन्स्टर, एक भयानक जिन छूट गया है हमारे बीच में, और अनलीस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, हमारे जन में, हित में, ह्यूमैनिटी में, हमारे पॉपुलेशन में एक मॉन्स्टर। और उन्होंने इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि शायद इसका कोई कबूल करने में शायद नहीं करे कबूल। तो ये फिक्र है। इसके बाद फिर हम आगे का भी डेटा बताएंगे आपको स्लाइड शेयर करके। तो ये देखिए, अभी ये हमारे इंडियन मीडिया का है, कैंसर इन वर्किंग एज इंडियन, वाई डायग्नोसिस इज शिफ्टिंग। 30-40 लोगों को कैंसर हो रहा, 30-40 उम्र के लोगों को कैंसर हो रहा। ये ओल्ड एज नहीं, डॉक्टर्स अक्रॉस मेजर, मोर पेशेंट्स इन द 30s एंड 40 आर वेकिंग ऑन्कोलॉजी क्लिनिक्स, कैंसर क्लिनिक्स में आ रहे हैं। और ये हजारों फिर ये बताएंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वो सब है, वो सब हमको मालूम है, पर ये नया चीज जो इंट्रोड्यूस किया उसके बारे में बात नहीं करते।
तो इसको ये एक रिसर्चर्स को जैसे देखना चाहिए, इसको भी सोचना चाहिए, इसका भी डेटा हमारे पास कलेक्ट करना चाहिए। ये देखिए टाइम मैगजीन के कवर में आ गया, द रेस टू एक्सप्लेन व्हाई मोर यंग एडल्ट्स आर गेटिंग कैंसर। और उधर भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी उधर भी ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत सारा कारण बता रहे हैं पर एक कारण छोड़ के बता रहे हैं। और ये जैसे मैं कह रहा था, जो स्टैनफोर्ड का जर्नल क्यूरियस, उसमें आया है कि सार्स वैक्सीनेशन एंड मल्टी हिट हाइपोथेसिस ऑफ ऑन्कोजेनेसिस, कैंसर कैसे होता, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। ये देखिए, ये कोविड का स्पाइक प्रोटीन है, ये कैंसर प्रोग्रेशन। तो ये काफी डायग्राम बनाया है, पर ये अभी मतलब कुछ सीरियस रिसर्चर सोच रहे हैं। तो हमारे भी इतना बड़ा कंट्री है, हम इतना डिपेंडेंट हो गए वैक्सीन के ऊपर, तो हमको भी शोध करना चाहिए, वी शुड बी ऑल्सो लीडिंग। और ये मैं जो साउथ कोरियन स्टडी का बता रहा था, 1 साल उन्होंने फॉलो किया वैक्सीनेशन, अ लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड कोहॉर्ट स्टडी इन साउथ कोरिया, 8 मिलियन के ऊपर था। 5-6 मिलियन, 6 मिलियन उन्होंने वैक्सीन लिया था, 2 मिलियन कंट्रोल था, बहुत बड़ा ग्रुप हो गया ना। और उन्होंने पाया जिन्होंने वैक्सीन लिया था उनको 1.5 गुना ज्यादा कैंसर बढ़ गया था, हर टाइप का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर, ये कैंसर, पूरे कैंसर। तो मतलब ये सिग्नल्स आ रहे हैं। ये सितंबर 2025 का है। ये स्प्रिंगर नेचर है, काफी हाई लेवल का जर्नल है, नेचर वगैरह टॉप पब्लिशर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कुछ है, ये पब्लिश स्टडी है। पहला वाला भी पब्लिश स्टडी था। तो और इससे हम ये नहीं कह रहे इससे हमको फाइनली आंसर मिलता है, आंसर नहीं मिलता है, पर हमको इसके लीड मिलता है, एक ये मिलता है, सबूत मिलता है, जिसको आगे हमको फॉलो करना चाहिए। सबूत भी नहीं है, मतलब इसको एक सिग्नल मिलता है हमको कि इस रास्ते में ढूंढो, शायद मिले। पर वो हम आंखें में पट्टी बांध के चल रहे हैं जितने साइंटिस्ट है। और ये जैसे अभी हम कैंसर का तो हमने बताया, और डगलस का भी हमने बताया था, एंगस डगलस का भी। तो दूसरा है कि ये जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन मिसहैंडलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू सस्पेक्टेड सीरियस न्यूरोलॉजिकल हार्म्स ऑफ एचपीवी वैक्सीन। इसके अलावा ये पेपर है, देखिए ऊपर बीएमजे का लोगो मिलेगा, बीएमजे जर्नल, पीटर गोडसी। तो जैसे हमने बताया, इनका जो ब्रीफ में दिया था, ये देखिए ये कमियां थी इनके जब एचपीवी वैक्सीन लॉन्च हुआ था यूरोप में। और इसमें कई सीरियस बीमारियां जो है, वो जो वैक्सीन से हुए थे वो मिस हो गया था, क्योंकि इनके पास ठीक से इन्होंने किया नहीं था, जांच नहीं किया था। द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी मिसहैंडल इन्वेस्टिगेशन, बड़े जोरों से लॉन्च करते हैं सेफ सेफ करके, पर कुछ दुष्प्रभाव होता है। तो यूरोप में भी ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया। डेनिश हेल्थ ऑथोरिटीज अबाउट सस्पेक्टेड सीरियस न्यूरोलॉजिकल हार्म्स ऑफ एचपीवी वैक्सीन, नर्वस सिस्टम के हार्म्स, चक्कर आना, गिरना, स्ट्रोक। ऑफिशियल रिपोर्ट वाज रिएश्योरिंग, ऑफिशियली बोला कि भाई हाँ सब ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं वैक्सीन का। पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे, leaked documents, confidential documents of European Medical Association document reveal substantial disagreement among agencies appointed experts। एक्सपर्ट्स के बीच में काफी ये था, और उसको नजरअंदाज किया। ये में ट्रस्टेड फ्लॉड डेटा एंड एनालिसिस, फ्लॉड डेटा, नकली डेटा, जो डेटा में कमियां थी, एनालिसिस में कमियां थी, प्रोवाइडेड बाय द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से डेटा लिया उन्होंने, मैन्युफैक्चरर से डेटा लेके, डिसमिस्ड कंपेलिंग एविडेंस फ्रॉम इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स एंड द उपसला मॉनिटरिंग सेंटर। ये देखिए ये डायनामिक्स बहुत चल रहा है आजकल, पुश हो जाएगा और जो भी दुष्प्रभाव होगा वो दबा दिया जाएगा। अब ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर थोड़ा भी कुछ ये करो, कहते मिस इन्फॉर्मेशन में आप बिलीव नहीं करो। आप ये खुद सर्च कर सकते हैं, हमने प्रोजेक्ट किया है, टाइटल आप गूगल सर्च में सब आ जाता।
European Medical Association sought advice from experts with financial conflicts of interest with vaccine manufacturers. उनका financial conflicts of interest था, failing to follow its own rules about conflicts of interest. खुद ही के रूल उन्होंने फॉलो नहीं किए। तो इसको देखते हुए हमने जब देखा कि चलो तेलंगाना में लॉन्च हो गया, नेशनल लेवल में लॉन्च हो गया, और तेलंगाना में इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऐसा ट्रेजेडी हो चुका था आज से 10-15 साल पहले। तो ये हैदराबाद मेल में छपा है, हमने लेटर लिखा है उनके हेल्थ मिनिस्टर को, कॉपी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया है। यूएचओ फ्लैग्स एथिकल कंसर्न्स ओवर तेलंगाना प्रपोज एसपीवी ड्राइव। और हमने बताया कि ठीक है, अभी आपने स्टार्ट कर दिया, ये आपको देखना है। और ये इसके ऊपर जो लोग जाते हैं अपने कंसर्न लेके, वो भी चेक कर सकते हैं कि भाई ये सब है कि नहीं वहाँ पे। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्ज द तेलंगाना गवर्नमेंट टू डिफर प्रपोज। वो तो सब लॉन्च नहीं होता, खैर अभी लॉन्च हो गया तो अभी ये पहले पटरी होनी चाहिए, फिर गाड़ी को हरी झंडी देना है, ये हमारा कहना है। तो ये हमने उनको बताया कि भाई ऐसा आपका हो गया था 2009-10 को, और 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी पाया था दोषी। तो उसको नज़र रखते हुए आप इस बार थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लें कि फिर से वैसा हादसा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए कंसेंट होना चाहिए, ये सब हमने जो भी हमने आप बात किया कि ये एडवर्स इवेंट्स का मॉनिटरिंग होना चाहिए, 24 घंटे हेल्पलाइन होना चाहिए, और कई सालों तक इसका फॉलोअप होना चाहिए। ये नहीं कि बस 14 दिन कर दिया, हम ट्रायल में 14 दिन करके सेफ बता दिया, पर अगर कुछ लॉन्ग टर्म दुष्प्रभाव होता, ऑटो इम्यून डिजीज होता, एलर्जी होता, वो कई सालों बाद जाके होता। तो 7-8 साल तक फॉलो करना है या उससे भी ज़्यादा। ट्रांसपेरेंसी ट्रेनिंग, कोल्ड चेन ट्रेनिंग क्या है, जो वैक्सीनेटर्स है, जो कोल्ड चेन है कि नहीं है, फ्रीज है कि नहीं, ये सब देखना। उससे क्या है, वैक्सीन क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वैक्सीन क्वालिटी वगैरह, इतना स्पेस है कि नहीं वैक्सीन रखने का। बाकी चीज़ों से भी ये हो जाएंगे, कई दवाइयाँ रहते हैं, वैक्सीन कैसे स्टोर कर रहे हैं, कहीं मिक्सअप ना हो जाए। इंडिपेंडेंट एथिकल एथिकल कमेटी सेपरेट होना चाहिए, जिसमें एक्टिविस्ट होना चाहिए, एथिसिस्ट होना चाहिए, लॉयर्स होने चाहिए, एक मल्टी ये कई फील्ड से लोग लेने चाहिए जो एथिकल कमेटी में हो। अभी देखिए यूरोपियन जो कमेटी था वो उसमें सब कॉम्प्रोमाइज थे, मैन्युफैक्चरर से ही ले लिया डेटा, और बाकी जो एक्सपर्ट्स थे सब फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे। ट्रांसपेरेंसी फंडिंग फंडिंग हमने बोला 1300 1300 करोड़ कितना खर्चा है, और कहाँ से आ रहा है, किधर से डाइवर्ट हो रहा है, ये सब कॉमन अवेयरनेस और सोशल मोबिलाइजेशन। लोगों को सब पता चलना चाहिए क्या वैक्सीन है, क्या प्रोपोजल है, क्या डेटा है, सिंपल वर्ड्स में। हम यूएचओ की तरफ से कोशिश करते हैं, पर इस टाइप का इंफॉर्मेशन चारों तरफ फैलना चाहिए। और एपिडेमियोलॉजी बेस क्या है, आपके पास बेसिक डेटा है कि नहीं, ये एक कमी पाया गया नेशनल लेवल में भी, स्टेट लेवल में भी। आपके कैंसर रेट्स कितने हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं? अरे पिछले 30 साल का हमने डेटा देखा था, कम हो रहा है। आज का डेटा में क्या बता रहा है? वो डेटा के बिगैर आपको कैसे पता चलेगा वैक्सीन का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? पहले से ही कम है और फिर बाद में करके बोलोगे देखो वैक्सीन के बाद कम हो गया। तो वो हमारे पास एक वो जीपीएस होना चाहिए, कार चला रहे हैं मालूम नहीं है रास्ता कहाँ जाना है, ऐसे हो गया ना। भाई पहले रास्ता मालूम होना चाहिए, मैप होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास आंकड़े होने चाहिए। और फाइनेंशियल अरेंजमेंट, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं जो वैक्सीन पुश कर रहे हैं, हितों का टकराव। अनरिजॉल्व क्वेश्चंस अबाउट एडिक्वेसी ऑफ ट्रेनिंग फॉर वैक्सीनेशन पर्सनल, वैक्सीनेशन पर्सनल है भी कि नहीं, देखिए इतने पर्सनल, कितने पर्सनल लगेंगे, ऐसे हेल्थ के लिए 30-40% कमियां चल रहा है स्टाफ का। तो उनका ट्रेनिंग क्या है, बाकी भी तो काम करते हैं, तो उससे कितना वो डिवोट कर पाएंगे। एब्सेंस ऑफ पब्लिश पोस्ट वैक्सीनेशन मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल्स कहाँ है आपके पास, एसओपी है कि नहीं है, उसमें भी कमियां पाया गया है। ये सब कमियां हमारे जो मिस्टर नरसिम्हा रेड्डी है, दोंती नरसिम्हा रेड्डी, वो वहाँ पे है पॉलिसी एक्सपर्ट, वो उन्होंने कंपाइल करके हमको दिया, फिर हमने लेटर बनाया, फिर उन्होंने सेंटर को भी लिखा है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात किया, स्टोरिंग कैसा है, कॉम्पोजिशन कैसा है उसका, वैक्सीन में क्या क्या है, क्या क्या एडजेंट है, क्या क्या मेटल है, ये सब आना चाहिए।
ये है, ये जैसे ये लेटर लिखा है, हेल्थ ऑफिशियल कॉल फॉर, ये मिस्टर दोंती नरसिम्हा रेड्डी है, ये पीएचडी है, सीनियर फेलो है, इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पॉलिसी इम्पैक्ट और पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया के ये फेलो है। और एनुअल कॉस्ट 1300 करोड़ है, कोई सस्ता नहीं है। और आखिरी में ये है कि आपको अगर कुछ डोनेशन करना है, हम कोशिश करते हैं रिसर्च करने का, आप मीटिंग करने का कहीं जाके, तो आपके पैसे से ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम किसी ड्रग कंपनी, वैक्सीन कंपनी, कोई पॉलिटिकल एजेंडा से अलग रहना चाहते हैं, तो जिसमें कि हम इंडिपेंडेंट आपके पास मैसेज लाए, अवेयरनेस क्रिएट करें। तो आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना, वॉलंटरी कर सकते हैं। तो इतना ही है आज। तो आज के न्यूज़ में इतना ही है। तो धन्यवाद, हम अभी शेयर करना बंद कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको कुछ फीडबैक देना है दीजिएगा, कुछ सवाल है बताइएगा, हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।